ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम अर्थशास्त्र के चौथे अध्याय को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है समंकों के संकलन की विधियाँ। इससे पहले हमने समंकों के संकलन को पढ़ा था। अब हम देखते हैं समंकों के संकलन की विधियाँ। समंकों के संकलन की जो विधि है उसमें पहला है संगणना अनुसंधान विधि। जब हमको समग्र के संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन करना होता है तो उसमें हम संगणना अनुसंधान विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम एक विश्वविद्यालय के 2000 बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और प्रत्येक बच्चे से उससे संबंधित जानकारी लेंगे तो यह विधि संगणना अनुसंधान विधि के अंतर्गत आएगी। अब हम देखते हैं इसके गुण। पहला, विश्वसनीयता तथा शुद्धता। संगणना अनुसंधान विधि का पहला गुण है कि इसमें जो परिणाम आते हैं वो ज़्यादा विश्वसनीय और शुद्ध होते हैं। दूसरा, पक्षपात की कम संभावना। चूँकि इसमें समग्र की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है इसलिए इसमें पक्षपात जैसी घटना नहीं होती है। तीसरा, विस्तृत सूचना। संगणना अनुसंधान विधि के अंतर्गत हमें किसी भी न्यायाधीश के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं लेकिन इसके साथ हमको अलग अलग आयु समूह के लोगों के बारे में जानकारी मिलता है, उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी मिलती है, वो बेरोजगार है या नहीं इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। चौथा है विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन। संगणना अनुसंधान विधि में हमें प्रादर्श के जो न्यायाधीश होते हैं उनके विभिन्न विशेषताओं का भी जानकारी प्राप्त होता है। फिर है मिश्रित अनुसंधान का अध्ययन। संगणना अनुसंधान विधि में हम प्रत्येक मद का अध्ययन करते हैं, इससे हमको मिश्रित अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। छठवां है अप्रत्यक्ष जांच। संगणना अनुसंधान विधि के द्वारा हमें अपने निष्कर्ष के अप्रत्यक्ष जांच करने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया संगणना अनुसंधान विधि के गुण। अब हम देखते हैं संगणना अनुसंधान विधि के दोष। पहला है खर्चीली विधि। चूँकि इस विधि में समग्र की संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाता है इसलिए यह विधि बहुत खर्चीली होती है। दूसरा, अधिक श्रम शक्ति। इस विधि के अंतर्गत प्रगणकों को बड़ी संख्या में समग्र की इकाइयों का अध्ययन करना पड़ता है इसलिए इसमें श्रम भी अधिक लगता है। तीसरा, विशाल अनुसंधान के संबंध में उपयुक्त नहीं है। यदि हमें समग्र की संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन करना है, बड़े रूप में अनुसंधान करना है तो यह विधि उसके लिए उपयुक्त नहीं है। चौथा, अनेक परिस्थितियों में असंभव। यह विधि अनेक परिस्थितियों में संभव नहीं हो पाती क्योंकि जब हम समग्र की संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन करते हैं और प्रत्येक इकाई से संपर्क सही रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता, उस स्थिति में यह विधि अनुपयुक्त है। पांचवा, असुविधाजनक। यह विधि असुविधाजनक है क्योंकि विशाल संगठन के लिए सही मात्रा में व्यय करना बड़ा कठिन काम होता है इसलिए यह विधि असुविधाजनक है। और छठवां, सांख्यिकी विभ्रम का ज्ञात न होना। संगणना अनुसंधान विधि में सांख्यिकी विभ्रम को ज्ञात करना एक अत्यंत कठिन कार्य होता है। तो ये हो गया संगणना अनुसंधान विधि क्या है, उसके गुण और दोष। तो आप लोग लिख लीजिए प्रश्न। संगणना अनुसंधान विधि को समझाइए और इसके गुण दोष बताइए। दूसरा है निदर्शन अनुसंधान विधि। इस विधि में हम एक छोटे समूह का अध्ययन करते हैं या हम उसके लिए न्यायाधीश का चुनाव कर लेते हैं। कुछ इकाइयों का अध्ययन करके हम संपूर्ण समूह के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जब डॉक्टर किसी मरीज के रक्त का 2-4 बूंद सैंपल के तौर पर लेता है, उससे वह उसकी बीमारी के बारे में बता देता है। उसी तरह से जैसे गृहिणी चावल के 2-3 दानों को लेकर यह तय कर लेती है कि चावल पका है अथवा नहीं, तो ये निदर्शन अनुसंधान विधि में हम कुछ चुने हुए समग्र को लेकर उनके बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। अब देखते हैं इसके गुण। पहला, कम खर्चीली।
इस विधि में चूंकि सभी इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता, कुछ चुने इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए यह विधि कम खर्चीली है। दूसरा, गहन अध्ययन। इस विधि में कुछ चुनी इकाइयों का हम अध्ययन करते हैं, इसलिए हम उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, समय की बचत। इस विधि में कुछ चुने हुए समग्र का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसमें समय की बचत होती है। चौथा, प्रशासनिक सुविधा। यह विधि अनुसंधान, संगठन तथा प्रशासन की दृष्टि से उपयुक्त होती है। पांचवा, अधिक वैज्ञानिक। इस विधि में चुने हुए न्यायादर्श का अध्ययन किया जाता है और उसके द्वारा निष्कर्ष निकाला जाता है, इसलिए अधिक वैज्ञानिक होती है। छठवां, विशाल अन्वेषण। यदि विशाल अन्वेषण मतलब बृहद रूप में हमको अनुसंधान करना है तो यह विधि अत्यंत उपयुक्त होती है। अब हम देखते हैं निदर्शन विधि के दोष। पहला, पक्षपातपूर्ण। जो अनुसंधान करता है वह अपनी इच्छा अनुसार न्यायादर्शों का या समग्र की इकाइयों का चुनाव करता है, तो इसमें पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, अशुद्ध निष्कर्ष। यदि समग्र पर्याप्त संख्या में नहीं लिए जाएंगे तो उसमें जो निष्कर्ष निकलते हैं वो अशुद्ध निकलते हैं। तीसरा, प्रतिनिधि न्यायाधीश के चुनाव में कठिनाई। जब हम समग्र के कुछ इकाइयों को अपने न्यायाधीश के रूप में चुनते हैं तो यह एक कठिन कार्य होता है कि हम किसी प्रतिनिधि न्यायाधीश के रूप में चुनें। चौथा, नमूना बनाने में कठिनाई। कई बार समग्र इतने अलग अलग होते हैं कि उनको न्यायाधीश बनाना कठिन कार्य हो जाता है। पांचवा, विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता। जो अनुसंधानकर्ता होते हैं उन्हें न्यायाधीश के चुनाव के लिए विशिष्ट ज्ञान का होना आवश्यक होता है। ये तो हो गया गुण और दोष। अब हम देखते हैं निदर्शन के आवश्यक तत्व। पहला, प्रतिनिधित्व। हमें निदर्शन के लिए ऐसे समग्रों का चुनाव करना चाहिए जो सभी इकाइयों का प्रतिनिधित्व कर सकें। दूसरा, स्वतंत्रता। किसी भी इकाई के न्यायाधीश के चुनाव करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें एक न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश से बिल्कुल स्वतंत्र रूप में हो। तीसरा, समानता व सजातीयता। न्यायाधीश की इकाई में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें समानता और सजातीयता का गुण हो। चौथा, पर्याप्तता। जब हम समग्र की इकाइयों को न्यायाधीश के रूप में चुनते हैं तो ये न्यायाधीश पर्याप्त इकाई में होनी चाहिए जिससे हमें परिणाम निकालने में सहूलियत हो। तो धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।